बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और आप पाकिस्तान और इंडिया के मैच का दुख और थोड़ा सा अफसोस कम हो गया होगा। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, क्योंकि हमें आदी हो जाना चाहिए। पहली रीज़न और सबसे ऑथेंटिक रीज़न ये हो सकती है कि आपको आदत होनी चाहिए ऐसी। आप रिसेंट टाइम्स में क्या काफ़ी टाइम से इंडिया से नहीं जीते हैं। पाकिस्तानी जो क्रिकेट शायकीन है जी, वी ऑल नो इंडिया के अगेंस्ट हालिया शिकस्त एक मैच की हार नहीं है, बल्कि समहाउ एक इमोशनल डैमेज भी होता है जो कि हमने फेस किया है। लेकिन उसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ वो ये कि पाकिस्तान ने हमेशा से, अगर हम गुज़िश्ता 4 माह में अगर देखें तो पाकिस्तान की ये चौथी नाकामी थी। जबकि वाइट बॉल फॉर्मेट की बात की जाए तो उसमें 16 में से 13 मैचेस में शिकस्त ने कौमी क्रिकेट टीम का जो ओवरऑल सिस्टम है उसमें बड़े क्वेश्चंस रेज किए हैं। ज़ाहिर है ये वो सूरत हाल है कि एक ऐसी टीम जिसके अंदर पोटेंशियल है, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं जिसकी बावजूद हम लोग हार रहे हैं मुसलसल। कौमी टीम ने जी आखिरी बार 4 सितंबर 2022 को दुबई के अंदर जो रवायती हरीफ है उसको शिकस्त दी थी 2022 में। हम 2026 में हैं, सोच लें। जिसके बाद 6 मुकाबलों में मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ा है। मेंस T20 वर्ल्ड कप में भी, जो ICC हम जानते हैं T20 वर्ल्ड कप है, इसमें सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं रही। जबकि इंडिया के खिलाफ 9 में से 8 मैच हम हार चुके हैं। ये आदादो शुमार स्टैटिस्टिक्स महज एक रिकॉर्ड बुक की जीनत नहीं बन रहे, बल्कि समहाउ आपकी जो कारकर्दगी है उसमें एक वाज़े फ़र्क की भी अक्कासी कर रहे हैं। कोलंबो में जी हालिया मैच ने इन खदशात को मज़ीद गहरा कर दिया है, जहाँ पे बॉलिंग कॉम्बिनेशन मतलब 5 स्पिनर्स के साथ आप गए थे और जो कैप्टनसी के फैसले हैं उस पर खासी तनकीद हो रही है। चंद ओवर्स में 80 से शायद जो रन्स देकर मैच का रुख बदल जाना, टीम की जो स्ट्रैटेजी है, फिर प्रेशर परफॉर्मेंस है, ये सारी चीज़ें बहुत सारे कंसर्न्स को रेस करी है। ICC चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल 2017 वी ऑल नो उसकी एक हिस्टोरिकल जीत के बाद से वाइट बॉल स्ट्रक्चर में वो कंसिस्टेंसी कह लें, वो प्लानिंग कह लें, वो नज़र नहीं आ रही जो किसी बड़ी टीम की एक आइडेंटिटी होती है। इंडिया के अगेंस्ट ये जो हम मैच हारे हैं, इसके बाद कौमी टीम जो है मुसलसल तनकीद की जद में है। साबिक क्रिकेटर्स हों, तज्जियाकार हों, शायकीन हों, सब कारकर्दगी के ऊपर बात कर रहे हैं, टीम सिलेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं और स्ट्रैटेजी पे भी सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स तक हर तरफ यही बहस जारी है कि आखिर ख़राबी है कहाँ और ये ठीक कैसे होगी। मतलब शुरू कहाँ से किया जाए, क्योंकि सिर्फ मसला सिर्फ खिलाड़ियों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का नहीं है। समहाउ ये हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, सिलेक्शन सिस्टम, टेक्निकल सिस्टम, सारी चीज़ें बड़ी वीक हैं। इसी पे हम बात करेंगे और आज तर्जिया करेंगे कि कल पाकिस्तान ने नामीबिया के अगेंस्ट भी अपना मैच खेलना है। अगर ये मैच हम जीत जाते हैं तो शायद हम नहीं, वैसे हम क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन उसके बाद अगर हम ये मैच नहीं जीतते तो हम इस रेस से बिल्कुल बाहर है। शमशेर नियाजी हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एंकर हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। शमशेर, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। शमशेर, आपका गुस्सा ठंडा हो गया? देखें, गुस्सा तो आया ही नहीं था। अफसोस ही कर सकते हैं। अच्छा, ओके। गुस्सा किस बात का गुस्सा करूं मैं? मतलब या तो आपको या मुझे पता ना हो कि पाकिस्तान ने क्या गेम करनी थी, या आपको मुझे या किसी और को पता ना हो कि पाकिस्तान क्या गेम कर रही थी परसों ग्राउंड में। तो इसमें गुस्सा करके अपना टेम्परेचर हाई करके अपनी तबीयत खराब करने से बेहतर है कि आपका दूसरी ऑप्शन यही होती है कि आप अफसोस कर सकते हैं और बैठ के आप थोड़ी तनकीद कर लें, थोड़ी बात कर लें। क्योंकि पाकिस्तान टीम से बेसिकली बात यह है कि पाकिस्तान ने अपना इमेज इस किस्म का बना लिया है कि अब जो है ना, जो क्रिकेट के शौकीन थे वो पाकिस्तान टीम की तरफ मुड़ के देखने नहीं चाहते। अभी तो मैं वो बात ही नहीं करना चाह रहा ना कि सलमान अली आगा ने क्या किया, शाहीन ने क्या किया, मैनेजमेंट ने क्या किया, आपने ग्राउंड में जाके क्या किया। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लोग अब क्रिकेट को देखना ही नहीं पसंद कर रहे। आपकी व्यूअरशिप इतनी खराब हो रही है विद इन कंट्री लोगों में कि लोग जो है पसंद ही नहीं करते क्रिकेट को देखना, इन प्लेयर्स के नाम लेना, इन प्लेयरों के साथ अपने आप को एफिलिएट करना। अगर थोड़ी परफॉर्मेंस पे बात आ जाए तो पाकिस्तान ट्रू वही बात है, प्रेशर में हमेशा, पता नहीं इंडिया के खिलाफ कब तक इन्होंने प्रेशर लेना, आई डोंट नो। लेकिन ये है ग्राउंड में जाके थोड़ा सा अगर ये थोड़ा सा खुल के खेलना अगर स्टार्ट कर दें तो मेरे ख्याल से इंडिया ऐसी टीम को पाकिस्तान हरा सकती है। लेकिन इतना प्रेशर लेते हैं ग्राउंड में जाके इंडिया का अगेंस्ट
कुछ समझ नहीं आता इनको, प्लान एग्जीक्यूट करते हैं लेकिन प्रेशर की वजह से प्लान एग्जीक्यूशन खराब हो जाती है। अब देखिए सलमान अली आगा ने मुझे, देखें आप अगर किस्मत से टॉस जीत गए हैं तो सबसे बड़ी गलती आपने बैटिंग क्यों नहीं की, आपने उनको चेज करवाने की कोशिश क्यों नहीं की। ऑब्वियस सी बात है जो टीम रन चेज करती है वो हमेशा प्रेशर में होती है। आपने ये चलो ऑप्शन नहीं लिया आपने, ठीक है, आपने बड़ा ब्रेव फैसला लिया कि जी मैं ग्राउंड में जाऊंगा, मैं बॉलिंग करूंगा और मैं चेस करूंगा और मैं पहला ओवर जाके करूंगा। जब सलमान अली यादव ने पहला ओवर कराया मुझे तब भी लगा कि हाँ यार ये प्लान पे है हाँ। और ये अभिषेक शर्मा को आउट करना चाह रहे हैं। ओके गुड, आपने प्लान एग्जीक्यूट कर दिया, आपने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, उस उसके बाद आपने क्या किया, आपका प्लान क्या ये था ड्रेसिंग रूम से निकल के भाई हमने सर अभिषेक शर्मा को आउट करना है बस, बाकी जो 10 प्लेयर खेल रहे हैं उनका क्या। आपने ईशान किशन को कॉर्नर क्यों नहीं किया, आपने उनको घेरा डालने की कोशिश क्यों नहीं की। अब ये सवाल उठता है कि घेरा किस तरह डालते हैं भाई, आपने दूसरा ओवर क्यों नहीं कराया फौरन, आपने अगला ओवर ही किसी और से क्यों करवाया। जब ईशान किशन आपको आपको लग रहा है कि आपकी बॉलिंग पे वो फंस रहा है या वो साइम अयूब की बॉलिंग पे फंस रहा है, बल्कि एक दो चांस बने भी हैं, तो आपने उसको कॉर्नर क्यों नहीं किया, आपने क्यों फौरन शदाब लगाया, आपने क्यों ऑप्शंस खोली अपनी फौरन, आपने क्यों इंडिया की टीम को बताया आपने कि हम शाहीन सारी ऑप्शंस खोल शाह दिए, आपने हमें अफरीदी सारे। को ओवर क्यों दिया? मेरा तो सवाल पहला यही है आपने कि नहीं, देखें अरमला, आप शाहीन शाह अफरीदी को ओवर दें, सवाल ये है कि शाहीन शाह टीम में आज क्यों खेला आपके पास। देखिए मैं बैठ के ये कहता हूं, मैं आपके सामने बैठ के ये बोलता हूं कि शाहीन शाह अफरीदी से बहुत बेहतर था आप सलमान मिर्जा को खिलाते अगर आपने एक फास्ट बॉलर खिलाना था, या या आप नसीम शाह को खिलाते अगर नसीम आपने एक शाह। फास्ट बॉलर खिलाना था। ये भी बड़ी गलत बात है कि आपने एक फास्ट बॉलर टीम में रेगुलर फास्ट बॉलर खिलाया हुआ है। देखें क्यों मैं सलमान मिर्जा का बोल रहा हूँ शाहीन शाह के ऊपर, क्योंकि सलमान मिर्जा अभी तक इंडिया के हाथों रीड नहीं हुआ, तो इंडिया को थोड़ा ट्रबल होता उसको खेलने में। जैसे नंबर सलमान वन, अली आगा खुद नसीम खुद शाह रीड नहीं हुए थे और वो पहला ओवर उनके लिए भी खुद सरप्राइज था। रीड नहीं हुए थे। या एग्जैक्टली मुझे बिल्कुल पहले ओवर तक, पहले दो हाँ। तीन ओवर तक मुझे प्लान बड़ा अच्छा एग्जीक्यूट होता या नजर आता और पाकिस्तान, मुझे लग रहा था कि यार आज ये ना सीरियस है, ये आज बॉयज दिमाग में ना एक पेपर बना के लिख के लाए हैं, आज ये कुछ करेंगे। लेकिन आपने जिसे कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड, आप अगर जरूरत से ज्यादा खाना खा लेंगे ना तो आपका पेट खराब हो जाएगा। आपने कल ग्राउंड में परसों यही किया, आपने अपने प्लान को इतना खींचा है, इतना खींचा है, इतना खींचा है हाँ कि वो एक टाइम के बाद आके आपके हाथ से बाहर निकल गया। बिल्कुल। वही प्लान जो आपने बनाया वो आपको पड़ गया, आपने एंड पे शाहीन शाह अफरीदी को ओवर दिया, आखिरी ओवर फास्ट बॉलर को दे रहे हो, जो पूरी दुनिया को पता है कि वो प्रीमियम और फास्ट वही बॉलर नहीं है, आप उसको 12-15 रन हमें ज्यादा पड़े हैं, वही जो आखिरी ओवर तो के वही। पड़े हैं हमें कॉस्ट किए हैं वो नंबर्स। अच्छा अच्छा मैं तो ये सोच रहा था, जी जी, आप जी कंटिन्यू करें, सॉरी आप बोले। नहीं मैं ये सोच रहा था कि अगर चले ठीक है वो आखिरी 10-12 रन ज्यादा पड़े हैं तो ये पाकिस्तान एंड पे आके फंस जाएगा कि 10-12 रन हम किस तरह चेज करें। भाई नौबत ही नहीं आई वहां पे, मतलब मुझे वहां तो जाने एक की पॉइंट में नौबत लग नहीं रहा है था यार ये। 100 पूरा कर जाए, कोई इज्जत रह जाए, 100 पूरा हो जाए, एंड पे ये सिचुएशन आ गई थी। अच्छा शमशेर, एक और चीज़, अब हम प्री हाइप अगर देखें इस मैच से पहले, तो हमने उस्मान तारिक को एक हवा बनाया हुआ था और हमने कहा कि जी डर बैठ गया है, पूरी पूरी हम बैठ के हमारे एनालिस्ट, हमारे साबिक क्रिकेटर्स और सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हमने देखा कि इंडियन टीम भी, उनके जो सूर्य कुमार यादव हैं वो उनके स्टाइल में बॉलिंग कर रहे हैं नेट्स के अंदर। उस्मान तारिक को हमने यूटिलाइज 11वें ओवर में किया, वाई? ये देखें ये अब हवा हमने बेसिकली हमने नहीं बनाया, हवा बनाया था उन्होंने, अगली टीम ने, ऑपोजिशन ने। हाँ वही। उनको डर था, उन्होंने प्रैक्टिस की उस पे और मेरे ख्याल से उस्मान तारिक ने कंपैरेटिवली अच्छी बॉलिंग की है अपने बिल्कुल हिसाब से। बिल्कुल सही। ये जो आपका सवाल है ना कि 11वां ओवर, 11वां ये ओवर असल में बेसिकली कि दैट अगर इज द डर प्रॉब्लम। इतना था आपने तो आपने अपनी, इतनी लेट यूटिलाइज क्यों कर रहे हैं? जब आपको पता है कि आपके पास एक प्लस पॉइंट टीम में है, एक आपके पास एक हथियार आपकी टीम में है, आपने उसको टाइमली यूज करके आपने उनके ओपनर्स को क्यों नहीं डाउन किया, नंबर वन। अगर वो उस्मान तारिक से डर रहे थे, जब तक उनका डर खत्म हो गया था ना, आपने उस्मान तारिक को तब इंट्रोड्यूस कराया ग्राउंड में, तब तक वो 100 110 20 रन मार चुके थे। Yeah. समझ रहे हैं? मतलब आपका प्लान ही आपके ऊपर हो गया भाई, जब वो आपको पूरी दुनिया को पता है कि यार वो उस्मान तारिक से डरे हुए हैं, आप उस्मान तारिक को अर्ली लेके आए, आप शादाब को ले आए जिसको एक ओवर में 17 रन पड़ गया, आप इब्रार को ले आए जिसको एक ओवर में 23 रन पड़ गए, ईशान किशन ने 40 बॉलों में 77 रन मार दिए। मैं तो यकीन करें जरा मुंह मोड़ के पीछे जरा मैंने वो चिक्के देखा मार और देता। फ्रंट पे देखा टीवी, वो 77 रन करके खड़ा था। मैंने कहा, मैं दोस्तों से पूछ रहा ये इसने कब किए हैं, कौन से बॉलर आए हैं जिन्होंने किए, वो कह रहे हैं जी शदाब आया जी, अबरार हमको कुट पड़ी है। तो मैंने कहा उस्मान तारिक, तो वो प्लान जो बेसिकली है ना, ये जब आपका प्लान आउट हो जाते हैं ना ग्राउंड में, ये जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर, कि अगली टीम का प्रेशर है,
प्रेशर की भी आपकी प्रैक्टिसेस होती हैं, टेक्निकलिटीज आपके कोचेस बताते हैं कि हाउ टू हैंडल प्रेशर। लोग होते हैं एक राइवलरी। अब राइवलरी मुझे बताएं कौन सी राइवलरी? 8-1 कोई तो राइवलरी राइवलरी है। नहीं रह गई है, आपको राइवलरी होती है 3-2, 4-3, 5-6, ये राइवलरी होती है। उनके कप्तान ने बोलते हैं कि हमारी राइवलरी नहीं है। मतलब इससे बड़ी बेइज्जती की और क्या बात है? आपने कब जीतना मैच इनसे, मुझे बताएं, आपने कब सीरियस होना है? क्रिकेट इतनी कमर्शियल हो गई, वो लेटेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। आप भी पीएसएल खेलते हैं, वो आईपीएल खेलते हैं। उनका प्लेयर जो है वो आईपीएल से निकल के आता है, आप उनकी तारीफ करते हैं। हमारा प्लेयर पीएसएल खेल के जब टीम में आता है, आप उसकी कहते हैं ये पीएसएल का प्रोडक्ट है, ये डोमेस्टिक का प्रोडक्ट नहीं है। क्या फर्क है फिर दोनों? वो भी तो T20 खेलते हैं, आप भी T20 खेलते हैं। बात ये है आपका विजन, आपकी ट्रेनिंग, आपका आपका सही टाइम पे सही प्लेयर को टीम में इंट्रोड्यूस कराना, सही टाइम पे प्लान एग्जीक्यूट करना, ये मैटर करता है। प्लेयर तो मैं भी हूँ, बल्ला बॉल मुझे भी खेलना आता है, शायद आप भी खेल लेंगी, लेकिन बात यह है कि प्लान आपके दिमाग में वो वाला नहीं होगा जो ग्राउंड में प्रोफेशनल प्लेयर लेके चल रहे हैं। तो ये प्लान, ये एग्जीक्यूशन की बात है। और ये प्रेशर, आप पता नहीं, हार्दिक पांड्या को आपने एक जल्दी आउट कर लिया, उसी लड़के ने अपना कमबैक मार दिया उसी मैच में आपने। और वो जिस तरह वो आउट कर रहा था और जिस तरह वो एक्शन कर रहा था, मतलब गुस्सा तो आएगा, जाहिर बात है। बट देन अगेन, कल कब तक क्विकली, आपने इस तरह ये लेके हाँ चलना है? क्विकली शमशेर, मेरे पास टाइम कम है, मुझे बता दें कल हमारा मैच है नामीबिया के साथ और हमारे लिए डू एंड डाई सिचुएशन है। डू एंड डाई सिचुएशन है। यू नेवर नो, आपकी जब विकेटें गिरने को आती हैं वो लाइन में गिर सकती है, चाहे वो नामीबिया और जिम्बाब्वे हो। जिम्बाब्वे ने भी ऑस्ट्रेलिया को हरा दी इसी वर्ल्ड कप में। श्रीलंका ने भी कल रात को ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, बिग गन्स को हरा दिया। तो नामीबिया अगर आपको अगर हरा दे तो आप वर्ल्ड कप से बाहर है। इट्स अ डू और डाई सिचुएशन। बट देन अगेन आई नो पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगी जीतने की। बट अगर आप हार गए वर्ल्ड कप से बाहर है, इससे बड़ी बेइज्जती क्या है? बट देन अगेन ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस है, देखते हैं कल टीम्स क्या करती हैं। खतरा तो है आपको, खतरे की घंटी तो आपके सर पे मंडरा रही है, खतरे की लेकिन घंटी आपके सर आई पे होप मंडरा पाकिस्तान जीते और क्वालिफाई करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच शमशेर, बहुत शुक्रिया, टाइम कम था बट थैंक यू फॉर योर एनालिसिस। शमशेर नियाजी हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। अभी जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। पुलिस और अवाम के दरमियान हमने देखा है कि हमेशा से जो ताल्लुकात है ना, वो बड़ा एक सेंसिटिव इशू रहे हैं। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल हो, थानों पे जाने वाले अफराद के लिए जो उनका रवैया हो, या सड़कों पे एक तज़ीक आमेज़ रवैया हो, ये ऐसे मिसाइल हैं जिसने समहाउ एक ट्रस्ट को वीक भी किया है ओवर टाइम। मगर अब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने जी पुलिस के कल्चर को बदलने के लिए एक बड़ा एलेबरेट किया है। सारा जो इस्लाहाती एजेंडा है उसको इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें एहलकारों को शहरियों को सर या जनाब कहकर मुखातिब करने की हिदायत की गई है। इसके साथ साथ 14,000 बॉडी कैम्स हों, फिर पैनिक बटन्स हों, ऑनलाइन FIR सिस्टम हो, इन्वेस्टिगेशन की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, VIP कल्चर हो, इन सारे जो इकदाम हैं इसके ऊपर भी फोकस किया गया। और 3 माह की जो टाइमलाइन है उसके साथ ये जो इंतज़ामात हैं या इकदाम हैं, सिर्फ इंतज़ामी अहकाम नहीं है बल्कि एक सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करने के हवाले से भी है। इसी पे आज हम बात करेंगे कि ये जो पुलिस का कल्चर है, जिसको ओवर द ईयर्स हम सब लोग कहते आ रहे हैं कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि किसी आम शहरी के लिए किसी थाने में जाकर या रोड के ऊपर किसी पुलिस एहलकार से बात करना। इवन ट्रैफिक पुलिस को लेकर मेरे जो ख्यालात हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं कि उनको अब स्टिल दे हैव सम सॉर्ट ऑफ अच्छा रवैया वो रखते हैं। बट जो पुलिस का एक कल्चर है उस पर अब ये इक़दाम हुए हैं। अदनान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ लाहौर है, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। ये पुलिस का कल्चर हम बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं, बदलेगा बदलेगा। ये इक़दाम जो किए गए हैं क्या है मलिक साहब, हमें बताइएगा, और इससे क्या आपको लगता है फ़र्क पड़ेगा? देखिए, दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए 3 चीज़ें होती हैं: सेहत, तालीम और तरबियत। सेहत पे भी तो जो है मौजूदा गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिल रही हैं। तालीम पे भी है, यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, स्कूल बन रहे हैं। अब तीसरा मरहला है तरबियत का। तरबियत इंसानी रवैये से पैदा होती है, और इंसानी रवैया अगर ठीक हो जाएगा तो समझा जाएगा कि ये तहजीब याफ्ता महज़ब कौम है और इनकी तरबियत अच्छी हुई है। अभी उसमें थोड़ी सी कमी है। आपने जिक्र किया ट्रैफिक पुलिस का, तो आप ये देखें कि ट्रैफिक पुलिस ने अगरचे बहुत ज़्यादा सख्ती भी की है, जुर्माने भी बड़े किए हैं, लेकिन हमारे लोग
पता नहीं क्या सब्र नहीं है इनमें, पेशेंस नहीं है। वो इशारे पे खड़ा होना शायद अपनी तौहीन समझते हैं, और इशारा क्रॉस करना, इशारे को वायलेट करना, सिग्नल वायलेट करना, ट्रैफिक रूल्स को वो समझते हैं कि ये हमारी बड़ी एक बहादुरी है। हालांकि ऐसा नहीं है। इशारा किसी का खुला होता है, जा कोई रहा होता है, कोई उसको। इसका मंजर तो मलिक साहब हम अपने ऑफिस वाले सिग्नल के ऊपर देखते हैं ना, जी बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद एक और चीज़ है, पुलिस ने अगरचे सख्ती कर ली, लेकिन मेरा अक्सर आईजी से भी, मेरा जो पुलिस अफसरान हैं जिनसे हम मिलते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि रात के अंधेरे में मोटरसाइकिल, रिक्शा और चिंची रिक्शा, इन तीनों की लाइट्स नहीं होती। और ये दौड़ा रहे होते हैं, और एक्सीडेंट का सबब भी यही बनते हैं। और ये समझते हैं कि हमें इशारा, शायद हमें वो नहीं देख रहा, सिग्नल नहीं देख रहा। सेफ सिटी के कैमरास पे भी अब तवज्जो दी गई है, लेकिन फिर भी इसको पता नहीं क्यों इग्नोर किया जा रहा है कि आप किसी भी इशारे पे देख लें, चिंची जो है रिक्शे, उनकी लाइट्स नहीं होगी और वो सवारियाँ ओवरलोडेड होकर भाग दौड़ कर रहे होंगे। और जहाँ तक थानों का कल्चर है, थानों का कल्चर अब तब्दील हो रहा है, ओए तोए की बजाय अब जो है सर जनाब, ये भी अब अभी उनके मुंह से कोई अच्छा नहीं लग रहा हमें, पुलिस वालों के मुंह से, कि ये जब हमें सारियाँ जनाब कहते हैं तो वो अजीब सा लगता है कि यार ये हम पाकिस्तान में ही खड़े हैं। लेकिन बहरहाल आदत नहीं डाली ना, आदत नहीं डाली, अब ये तरबियत हो रही है। अब ये देखें कि मॉडल थाने बन रहे हैं हमारे, बड़े खूबसूरत थाने बन रहे हैं, और लगता है कि वहाँ बंदा जाए तो सुकून महसूस करे। फैसिलिटेट हो रहे होते हैं अवाम जो है। लेकिन पहले जब होता था तो अवाम इरिटेट हो रहे होते थे, बेंच रखे होते थे, एक बेंच पे कई बंदे बैठे हुए हैं, और तू इतने क्यों बैठा है, तू ऐसे क्यों है, जो हमारा कल्चर था, इधर आ तू, तेनू किन्ने इतने बिठाया है। अब जो है आराम से लोग बैठते हैं, उनके मसाइल भी सुने जाते हैं। और जब से ये FIR का सिस्टम कंप्यूटराइज्ड हुआ है, आप कहीं भी जाएं, आप ऑनलाइन भी इवन आप FIR अपनी दर्ज करा सकती हैं, अपने घर बैठे भी करा सकती हैं जो वायलेशन है। FIR जो होती है वो होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, बाकी कार्रवाई फिर उसके बाद होती है। लेकिन हमारे यहाँ FIR को ही हतमी कार्रवाई समझ लिया जाता है कि उसके खिलाफ फलां के खिलाफ FIR हो गई, हमारी FIR नहीं हो रही। बाई B बाई A की एप्लीकेशन लोग कोर्ट्स में जा करते हैं, जी पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही। पुलिस को आप बताएं कि जी आपने, आपके मुल्ज़म ने किस चीज़ की वायलेशन की है, फिर वो उसकी दफ़ा देखेंगे क्या या वो दफ़ा एप्लीकेबल होती है या नहीं होती, फिर वो FIR दर्ज करेंगे ना। हमारे यहाँ एक प्रेशर है, FIR दर्ज कराने के लिए भी सिफारिशें ढूंढी जाती हैं। और लेकिन मलिक साहब इसकी एक रीज़न ये भी तो थी ना कि पहले पुलिस भी बड़ी रिलक्टेंट होती थी कि वो FIR दर्ज नहीं करती। नहीं, अब भी है। मेरी दुआ है कि खुदा करे कि ये जो FIR लाहौर के माल टाउन थाने में हो जाती है, वही रेमियार खां के किसी गांव में भी हो जाए। क्यों नहीं करते? रवैया नहीं है, चेकिंग नहीं है वहाँ पे। लेकिन अब मौजूदा गवर्नमेंट ने ये सारा चूँकि कंप्यूटराइज और सेंट्रलाइज कर दिया है, अब तमाम FIRs का रिकॉर्ड जो है वो एक क्लिक बटन पे आपके पास मौजूद होगा। IG साहिबान के पास डॉक्टर उस्मान अनवर है जो अब DG FI है, वहाँ रहे हैं, उन्होंने बहुत ये इस पे वर्किंग की है, बहुत काम किया उन्होंने पुलिसिंग पे, अवाम के साथ उनके ताल्लुकात, इवन पुलिस की जो अपनी फ्रस्ट्रेशन है वो उन्होंने ख़त्म की है। उनको इलाज मुआवजे के पैसे देने, छुट्टियां देनी, प्रमोशंस जितनी इनके दौर में हुई हैं, डॉक्टर उस्मान के दौर में शायद पूरे पाकिस्तान के हमारे अब तक जो भी है जितने IG हैं उन्होंने इतनी प्रमोशंस नहीं दी। तो इनको फैसिलिटेट किया है, इनको हर तरह से इनको एक वेल इक्विप्ड किया है। और यही वजह है कि अब हमारी पुलिस वो माजी की पुलिस नहीं रही। अगरचे इनका यूनिफॉर्म भी चेंज करते रहते हैं, लेकिन असल चीज़ है रवैया चेंज करना। अब जो मौजूदा IG साहब आए हैं, राव अब्दुल करीम साहब, मैं इन्हें बड़े अरसे से जानता हूँ, बड़े अच्छे पुलिस अफसर हैं, इन पे कोई ऐसा कोई दाग धब्बा नहीं है कि जी ये किसी तरह से जो है वो बाइस्ड हैं। लेकिन उन्होंने अब आके ये मैडम के साथ मीटिंग की है कि जी हम अपने अवाम को इज़्ज़त देंगे तो हमें इज़्ज़त मिलेगी, पुलिस को इज़्ज़त तब मिलेगी। वो कहते हैं ना, पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी, करें दिल से इनकी मदद आप भी, कि इनकी मदद आप करके उन्हें फैसिलिटेट करें, उनके काम में रुकावट ना डालें, कार्य सरकार में मुदाखलत ना करें, वरना कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो इस तरह ये जो है अब दोनों के दरमियान एक बेहतरीन लाइजन मैं समझता हूँ कि हो रहा है। और ये आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा
कि जब हम इंटरनेशनल पुलिसिंग की मिसाल दिया करते हैं, वो हमारे पंजाब में ये मिसाल जो है वो मुनक़िब अल्लाह होगी। करे। अच्छा मलिक साहब, अब एक और चीज़ ये भी है ना कि आपने खुद कहा कि पुलिस को या इदारों को अगर कोशिश की जा रही है उनमें रिफॉर्म्स लाने की, रीस्ट्रक्चरिंग की, अब ऑन द अदर हैंड जैसे आप ट्रैफिक पुलिस की बात कर रहे थे, आवाम को अवेयरनेस में टाइम आ रही है, बट स्टिल एज ए नेशन हमारा बिहेवियर भी टूवर्ड्स सच इदारे या ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट बड़ा अजीबो गरीब होता है। आप रोड्स के ऊपर भी जब हम इंटरैक्ट कर रहे होते हैं तो लोगों की टोन, उनका बात करने का अंदाज बड़ा, अगर वो ए कहते हैं तो हम 2 दफ़ा वो ए कह के बात करते हैं क्योंकि वो डर नहीं है। ये अवेयरनेस देना भी कितना ज़रूरी है कि अगर पुलिस को रिफॉर्म या रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है उसकी, तो आपको भी थोड़ा कोऑपरेट करना है। यार मैंने तो पहले कहा है कि हमारी सेहत हो गई, तालीम होगी, अब हमारी तरबियत की बारी है। और ये तरबियत की बारी हमारी आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रेजुअली होगा, ये इस तरह नहीं। देखिए, ये तरबियत ही की बात है कि आप ये देखें कि बसंत के 4 दिनों में लोगों ने कैसा उसको अडॉप्ट किया है, कमाल की है। और ये पंजाबियों से और खुसूसन लाहौरियों से ये तवक्को नहीं की जा सकती थी। सही बात है। वो तो जिंदा दिल है और जिंदा दिली में वो कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन जिस तरह की उनकी तरबियत अब हो रही है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन वो बन रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब आहिस्ता आहिस्ता हमें इससे पुलिस से मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें इनको गाइड करना चाहिए। और एक और बात बड़ी अच्छी है कि अब जब इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने डायरेक्ट ASIs और सब इंस्पेक्टर्स की भर्तियाँ शुरू की हैं, इंस्पेक्टर्स की, उस वक़्त से ये अच्छे पढ़े लिखे साफ़ सुथरे लोग आ रहे हैं। वो जो पुराना कल्चर था कि वो जो रिश्वत ले के जो दे के आते थे, वो रिश्वत लेने को अपना फ़र्ज समझते थे, तनख्वाह कम लेते थे, रिश्वत वो ज़्यादा लेते थे कि आज दिन में घर के लिए हमने क्या लेके जाना है। अब वो ठेलों से फल फ्रूट उठाने का कल्चर ख़त्म हो गया है और अब ये लोगों को भी अवेयरनेस आ गई है, लेकिन अभी ये ग्रेजुअली है, इसके मसले मसाइल हैं। दूसरा देखें, हमारे यहाँ जब ये नाके लगते थे तो कोई भी 2 हवालदार या 1 हवालदार 2 कांस्टेबल को लेके नाका लगा लेता था। अब जो हमारे DIG ऑपरेशन है फैसल कामरान, उन्होंने बड़ा अच्छा एक सिस्टम दिया है। हमने उनका इंटरव्यू भी किया था और उसमें उन्होंने बताया था कि सब इंस्पेक्टर से कम दर्जे का कोई पुलिस अफसर नाका नहीं लगा सकता। अगर ऐसा है तो आप हमें इन्फॉर्म करें, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात, पहले कल्चर ये होता था कि आपके साथ बहन बेटी बीवी बैठी हुई है तो पूछेंगे हाँ जी निकाहनामा दिखाओ। बिल्कुल, क्या कल्चर था हमारा कि भाई कोई उसकी फ्रेंड ही हो सकती है, कोई कज़न हो सकती है, ज़रूरी है कि निकाहनामे के साथ या अथॉरिटी लेटर के साथ ही उसने घूमना है। वो भी कल्चर अब मौजूदा पुलिस ने ख़त्म कर दिया है। और उन्होंने कहा कि कोई किसी से ये नहीं पूछ सकता, अगर वायलेशन है सिर्फ वायलेशन का पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि आपका इसके साथ रिश्ता क्या है। बिल्कुल सही है। और ये भी एक बहुत अच्छी बात है। सब इंस्पेक्टर लेवल से नीचे का बंदा नाका नहीं लगा सकता कोई पुलिस अफसर, और किसी से बदतमीज़ी नहीं कर सकता। अब उन्हें ये भी इख्तियार, जिस तरह आवाम के पास मोबाइल होता था कि ये अपना एटीट्यूड जो पुलिस वाले उसके साथ कर रहे हैं उसको देखें, जज करें। अब पुलिस में मौजूदा गवर्नमेंट ने, मरियम नवाज साहबा ने ये इस पर बड़ी अच्छी इस्लाहत की हैं कि तमाम पुलिस वालों को 14,000 के करीब बॉडी कैम लगा दिए हैं, ताकि अब वो जाएँ तो पहले वो ट्रैफिक पुलिस वाले भी नहीं बात सुनते थे, इधर लाओ इधर कर इंज कर, वो नहीं देखते थे मुअज़्ज़ज़ है कौन है, कोई शहरी कैसे किस दर्जे का शहरी है। लेकिन अब जो है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जनाब ये दिखाएं, अपना ID कार्ड दिखाएं ताकि देखें कि उस ID कार्ड पे कितने मुकदमात हैं। मलिक साहब, हमें एज अ नेशन भी इसकी आदत डालने के थोड़ा टाइम लगेगा कि हमें कोई सर कह के मुखातिब कर रहा है, ये हमें भी डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमें अजीब सा लग रहा है बिल्कुल कि जनाब ये हमें ये सर कह के हमें बुला रहा है, तो लेकिन उसकी इज्जत करनी चाहिए। देखें, एक इंग्लिश का मुहावरा है, डू रिस्पेक्ट हैव रिस्पेक्ट। अगर आप अगले की इज्जत करेंगे तो वो आपकी इज्जत करेगा। और ये भी कहा जाता है कि आपको अगर अपनी इज्जत करवानी है तो आप अगले की इज्जत करना सीखें। बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारी कौम जो है वो ये बड़े सीखने के मराहिल में है और सीख जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा चेंज है, और अगर इस चेंज पे हम भी थोड़ा कोऑपरेट करें, अगर हुकूमत करी है, और बहुत सारे अच्छे इकदाम हैं जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए और करनी भी चाहिए, जो काम अच्छा है वो डेफिनेटली काबिल तारीफ़ है। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। अदनान मलिक, ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ मौजूद थे। जी, पुलिस का कल्चर तब्दील हो रहा है और हमें भी अपना थोड़ा एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत है एज अ नेशन। इस पर हम आज बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए। पाकिस्तान में एंटीबायोटिक्स का गैर ज़रूरी और गलत इस्तेमाल एक खामोश मगर एक ख़तरनाक हद तक बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। WHO के मुताबिक मुल्क में जो दवाओं का गलत इस्तेमाल है उसके बायस सालाना 2 से 3 लाख अफराद जान की बाजी हार जाते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इस वक्त पैदा होती है जब बैक्टीरिया और दीगर जो जरासीम है वो दवाओं के खिलाफ मज़ामत पैदा कर लेते हैं, जिसके नतीजे में आम इन्फेक्शन में भी जो मोहलिक वो बन सकते हैं और उनका इलाज नामुमकिन हो सकता है। पाकिस्तान में ओवर द काउंटर वी ऑल नो के फार्मेसीज़ के ऊपर ऐसी मेडिसिन मौजूद होती हैं जो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के लोग ले लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते रहते हैं ओवर टाइम, फिर बीच में छोड़ देना, अस्पतालों में जो एक सिस्टम है, फिर बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिसकी वजह से मामला मज़ीद ट्रिगर हो रहा है। आज हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया अशरफ साहिबा मौजूद हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, माहिर वबाई अमराज हैं, और डॉक्टर साहिबा की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है इस हवाले से। कोविड के हवाले से भी पब्लिक सेक्टर में पहली लैब इन्होंने बनाई थी, कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं। इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन करिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप हमें इन स्टैटिस्टिक्स पे भी बताइएगा, और ये जो एंटीबायोटिक्स का ओवर द काउंटर और हम जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं बेदरेक, ये किस हद तक ख़तरनाक है, क्योंकि इस पर आपकी रिसर्च भी है, आपका काम भी है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच अर्मिला फॉर हैविंग मी ओवर हियर। आज आपके चैनल के तवज्जुह से हमें मौका मिल रहा है अपने आम आवाम के साथ इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने का। जहाँ तक ताल्लुक़ है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की आपने बात की है, आम आदमी को बताने के लिए ये जो जरासीम होते हैं यही हमें बीमारियाँ पैदा करते हैं। वो कैसी होती हैं? वायरसेस होते हैं, फंगाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और भी किस्म के जरासीम होते हैं। एंटीबायोटिक्स का यूज़ जो है गैर मुहतात और बग़ैर किसी मौलिज के मशवरे के इस्तेमाल करना इंतहाई ख़तरनाक होता है। जैसे आपको पता चला होगा कि पेंसिलिन जब इजाद हुई थी तो इत्तेफाकन जो साइंटिस्ट थे, साइंसदान थे, अपने लैब में काम कर रहे थे, उनको कोई पता नहीं था कि वो इतनी बड़ी इजाद करने जा रहे हैं। एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई और उसके बाद कितने लाखों करोड़ों जाने उसे बची, जो आजकल भी पेंसिलिन यूज़ होती है। अगर आप पेंसिलिन का जिस जरासीम के लिए यूज़ करना है उसके बजाय किसी और के लिए इस्तेमाल कर लेंगे तो उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले आम आवाम को समझने की ज़रूरत है कि एंटीबायोटिक्स जो हैं, अगर आपका मॉलेज देता है, पर्टिकुलर दवाई पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए होती है, हर इन्फेक्शन के लिए हर दवाई नहीं होती। नंबर 1 ये ज़रूरी है जानना। दूसरा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एक आपने कोई दवाई दे दी, आप ये ना समझें कि आपको अगर गला ख़राब है तो कोई आपसे मिलने के लिए आ जाता है और आप उसको उठा के एंटीबायोटिक दे देते हैं कि इससे मुझे फ़र्क पड़ गया था तो आपको भी पड़ जाएगा। हाँ। ठीक है, हर इंसान का सिस्टम डिफरेंट होता है, हर बीमारी का जो जरासीम होते हैं, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म या पैथोजन जिसको कहते हैं, वो डिफरेंट होता है, और उसमें उस बीमारी के इलाज के लिए कितने दिन इस्तेमाल करना है ये भी डिफ़र करता है। एक ही बीमारी में एक ही इंसान के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको अगली दफ़ा उसका इफ़ेक्ट होगा या नहीं होगा। फिर एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, जो पहले बन चुकी हुई हैं, जो मार्केट में हैं, बहुत अच्छी एंटीबायोटिक्स होती हैं। अगर आप एहतियात से, मौलिज के मशवरे से इस्तेमाल करेंगे तो आपका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा, आप दोबारा से सेहतयाब हो जाएंगे। अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, रेगुलेशंस भी तभी काम कर सकती हैं जब आप ताउन करेंगे अपनी हुकूमत के साथ, बिल्कुल आप ताउन करेंगे अपने मौलिज के साथ, आप अपने आप के साथ ताउन करेंगे। ये हर इंसान की इनफरादी और एक कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ ये समझना कि एक डॉक्टर के पास हम गए, उसने हमें एंटीबायोटिक्स दे दी, डॉक्टर का कसूर है, हमें आराम नहीं आया, फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, यू जंप फ्रॉम वन डॉक्टर टू अनदर, और आप वो कंप्लीट भी नहीं करते। कंप्लीट भी नहीं करते। मैं उसी तरफ आ रही थी कि अगर आपको किसी डॉक्टर ने दी है, उसने आपको देखा है, मुआयना किया, आपका टेस्ट हुआ है, उसके मुताबिक आपको एंटीबायोटिक दी है, तो यकीन जानिए जितने दिन के लिए कहा है उतने दिन आप इस्तेमाल करें, उसके बाद छोड़ दें। उससे कम टाइम में करेंगे तो क्या होता है कि बैक्टीरिया बहुत, देखें ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का है ना, जो इंसान अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है एंटीबायोटिक्स, और जरासीम जो है वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी अफसाइश को बढ़ाने के लिए वो हर तरह का तरीका करते हैं। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे आपने बात की, AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रोग्राम एक WHO का जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोग्राम है अंडर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस, जिसकी मैं फोकल पर्सन भी हूँ सिंस 2015-17। तो उसमें ये देखें, एक सिर्फ हमारे माशरे के एक मुल्क एक शहर का ये मसला नहीं है, ये ग्लोबल मसला है।
अब ग्लोबल मसले को हल करने के लिए 2 प्रोग्राम्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए। एक तो AMR प्रोग्राम और दूसरा ग्लास कहते हैं ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल एंड यूज़ ऑफ सर्वेलेंस सिस्टम। सर्वेलेंस में है कि ग्लोबली देखते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में उन्होंने ये अंडर WHO की अम्ब्रेला में उन्होंने ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया, जिसको पंजाब से मैं भी करती रही हूँ। इसमें हम क्या करते हैं कि जो आपके पास इन्फेक्शंस आ रहे हैं, आप कल्चर्स लगाते हैं, आप देखते हैं कि कौन से जरासीम हैं जो पर्टिकुलर इन्फेक्शन कर रहे हैं, फिर आप उसको आइडेंटिफाई करके आप WHO जो आपके अपने ऑफिस है इस्लामाबाद में उसके साथ शेयर करते हैं। इसी तरह रिस्पेक्टिव दूसरे मुल्कों वाले अपने शेयर करते हैं और फिर वो ग्लोबली शेयर होता है। ओके, ठीक है। और उसमें WHO जो है इनका सेंट्रलाइज्ड दुनिया का, वहाँ पे जब डेटा इकट्ठा होता है फिर वो देखते हैं कि कौन कौन से मुल्क में कौन कौन से जरासीम हैं और कौन कौन से एंटीबायोटिक से सेंसिटिव हैं, कौन से एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो गए। बिल्कुल ठीक है। फिर वो देखते हैं कि क्या जरासीम खुद ही मुदाफ़ियत पैदा करना शुरू हो गए और रेजिस्टेंट हो गए कि हमने नहीं मरना, अपने आप को इवॉल्व कर लेते हैं जीनियाती तौर पे। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं वो सेंसिटिव तो हो लेकिन उसका अनजुडिशियल यूज़ हो रहा हो। तीसरा ये भी हो सकता है कि आप अपनी जो है एंटीबायोटिक्स आपको नई बनाने की ज़रूरत है। और एक और बात मैं आपको कहती चलूँ, यहाँ पे जो फूड बॉर्न पैथोजेंस होते हैं, जो फूड बॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं, उसके लिए इट्स अ वेरी सीरियस हेल्थ कंसर्न। ओके, ठीक है। आप खाना खाते हैं, कोई स्पॉइलेज हो गई आपके खाने में, आखिर इन्फेक्शन फूड को भी इन्फेक्शन हुआ ना, अब इसको कहते हैं अंडर वन हेल्थ प्रोग्राम। ओके, अभी हमने रिसेंटली एक प्रोग्राम मैंने तो खैर जब PhD अपने अमेरिका से करी थी तब वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट सुना था 1999 2000 में, आज से 26 साल पहले। ठीक है। और अब हम यहाँ पे 26 साल बाद इस्लामाबाद में अभी मैंने रिसेंटली अक्टूबर में एक अटेंड किया, अक्टूबर नवंबर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वन हेल्थ पे थी। और ये अच्छी बात है कि यहाँ पे काम हो रहा है। उसमें वन हेल्थ में आ जाती है वेटनरी, ठीक है, एनिमल इन्फेक्शंस, ह्यूमन इन्फेक्शंस एंड एग्रीकल्चर। एंटीबायोटिक्स सारी जगह यूज़ होती हैं, पौधों पे भी एंटीबायोटिक्स स्प्रे होती हैं, फूड से रिलेटेड होती हैं, इंसानों से रिलेटेड इन्फेक्शंस होती हैं। तो ये साइकिल तो एक ही है ना, इकोसिस्टम है। और वही जो साइकिल आपने ब्रेक करना है उसको, उस पर भी काम हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे बताएं कि जाहिर है जैसे आपने खुद भी कहा कि अब हम नॉर्मल से इन्फेक्शन में भी ना, पहले कोई एक सर दर्द की दवाई भी आपको फ़ौरन असर कर देती थी, अब हमने इतनी ज़्यादा अपने अंदर दवाइयाँ भर ली हैं कि अब इवन आप सर दर्द की दवाई खाएं ना, वो भी असर लेने में 2-3 उसकी डोजेस चाहिए होती हैं। ये एक बड़ी नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये समहाउ डेंजरस भी है कि हमने अपनी मिनिमल सी यूजेज के लिए इतनी ज़्यादा मेडिसिन ओवरडोज कर ली अपनी बॉडी के अंदर कि अब वो रेजिस्टेंट नहीं रही। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया है। इसके लिए देखें, हमें 3 चीज़ें करनी चाहिए। एक तो ये कि एंटीबायोटिक्स, अगर जो एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक्स हैं उसके लिए हमें एंटीबायोटिक एडजुवेंट्स यूज़ करने चाहिए, ताकि एंटीबायोटिक के साथ एडजुवेंट कोई और मेडिसिन विद अपने मॉलिज के मशवरे के साथ वो इस्तेमाल करें। नंबर 2, अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होगी किसी बंदे में, कल्चर आया है नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस डेवलप हुई इस एंटीबायोटिक से, तो हमें नई एंटीबायोटिक्स डिस्कवर करने की ज़रूरत है। और ये आप ये ना कहें कि अमेरिका ही करेगा, हमारे पास इंग्लैंड ही करेगा, फ्रांस ही ये करेगा, जर्मनी, बिल्कुल है। आपके सामने मैं बैठी हूँ, मैं अगर अपनी एक हम्बल सी कोशिश के साथ इतने प्रोग्राम्स कर सकती हूँ तो मेरा ख्याल है कि हम सब कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे पास लास्ट मिनट है, मैं चाहूँगी क्विकली आप कुछ कहना चाहें। अच्छा, इसके लिए देखें, जैसे फूड बॉर्न पैथोजेंस हैं जो फूड को ख़राब करते हैं, उसके लिए आप एसेंशियल ऑयल्स यूज़ करें, ठीक है। और दूसरा बैक्टीरियोसिंस होती हैं जो कि फूड बॉर्न पैथोजेंस को या जो खुराक से रिलेटेड इन्फेक्शन है उसको एड्रेस कर सकती हैं। मॉलिज के पास जाएं अपने, जब भी इन्फेक्शन हो उसके मशवरे से उनके मुताबिक अपनी दवाई इस्तेमाल करें, किसी को खामखा मशवरा ना दें। और फार्मेसी वालों को मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आती है ऑथेंटिक मॉलिज की तो आप एंटीबायोटिक्स उनको दें, अदरवाइज़ ना दें। बिल्कुल। और बाकी ओवरऑल ये है कि हम सब की जिम्मेदारी है, ये सिर्फ हुकूमत के ऊपर या डॉक्टरों के ऊपर नहीं, हमारी एज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हम सबको
इसमें अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर हम दोबारा भी ज़रूर बात करेंगे। ये एंटीबायोटिक्स का जो इस्तेमाल है ये किस हद तक बढ़ रहा है, इस पर बात करी थी प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया अशरफ साहिबा, पैथोलॉजिस्ट है, उनको उनसे हमने डिस्कशन की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब हमारे पास एक ऐसी आर्टिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। ईमान मसूद, जो कि मिनिएचर और वाटर कलर आर्टिस्ट हैं। उनका काम सिर्फ गैलरीज तक लिमिटेड नहीं है बल्कि आलमी स्क्रीन्स तक पहुंचा है। उन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से जी मिनिएचर पेंटिंग में तालीम हासिल की, बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया से मास्टर्स किया। इसके बाद उन्होंने रवायती मिनिएचर को एनिमेशन में कन्वर्ट करके एक नई क्रिएटिविटी की और हाल ही में उनकी जो हैंड पेंटेड एनिमेशन है वो न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर पेश की गई है। उनका काम जो है टाइम्स स्क्वायर आर्ट्स मिडनाइट के प्रोग्राम मोमेंट के लिए मुंतखब हुआ है, जहाँ पूरा महीना हर रात ये टाइम्स स्क्वायर को की 95 से ज़्यादा स्क्रीन्स पर उनकी हैंड पेंटेड जो एनिमेशन है वो दिखाई जाती है और नशर हो रही है। इस वक्त ईमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे और उनसे उनके इस काम के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ईमान, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने हमें ज्वाइन किया। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर ज्वाइन करके। ईमान, बहुत ज़बरदस्त काम, ना सिर्फ आपका काम पाकिस्तान में बल्कि आप इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रही हैं। टेल अस अबाउट योर मिनिएचर जो एनिमेशन है, जिसको आपने एक नया जो कह ले जॉनरा समहाउ एक्सपेरिमेंट भी किया है अपने काम के साथ। और ये जो जर्नी है आपका लाहौर से लेके टाइम्स स्क्वायर तक, कैसा रहा अब तक? I think it's been a wonderful journey and honestly like मैंने मिनिएचर पेंटिंग में ग्रेजुएट किया था अभी कुछ साल पहले ही एनसीए से। तो उस टाइम तक ऑलरेडी कुछ आर्टिस्ट हैं जैसे कि शाजिया सिकंदर एंड देन सम अदर रियली ग्रेट आर्टिस्ट जिन्होंने लाइक मिनिएचर को एनिमेशन में उन्होंने किया। बट आई थिंक कि उन्होंने वो वाले रास्ते खोले बहुत ज़्यादा। एंड देन जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया में गई तो एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग में तो पेंटिंग का ही था मूड। लाइक आई नेवर थॉट कि मैं एनिमेशन में जाऊंगी, बट आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन इट। जिन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। सो लाइक आई थिंक कि आई जस्ट बिलीव्ड इन माई सेल्फ। और फिर मैंने जो मिनिएचर, बट आई डिड इट इन माई ओन वे, कि जो मेरा पेंटेड था उसको ही मैंने लाइक ये जो आप एनिमेशन में देख रहे हैं, इट्स लाइक इसके सेंटर में एक बैनियन ट्री है जो कि लाहौर का ही है, बरगद का दरख्त। सो लाइक ये मैंने पहले पेंट किया और पीकॉक्स वगैरह, एंड देन उनको फिर लाइक आई कंस्ट्रक्टेड इट अगेन इन द एनिमेशन। एंड देन फिर लाइक आई जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम माई मास्टर्स। लेकिन मैं काफ़ी टाइम से देखती थी कि टाइम्स स्क्वायर आर्ट्स का एक मिडनाइट मोमेंट प्रोग्राम होता था। एंड देन आई जस्ट सबमिटेड अ प्रपोजल वहाँ पे लास्ट ईयर। तो फिर लास्ट ईयर ये वाला काम अप्रूव हुआ था। एंड देन उसके बाद उसके लॉजिस्टिक्स एंड ऑल, एंड इस साल फरवरी में वो फाइनली हुआ। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई वाज एबल टू गो देयर एंड एक्चुअली अटेंड द रिसेप्शन। इट वाज अ मैजिकल मोमेंट। आई एम श्योर एक आर्टिस्ट के लिए ये एक जर्नी डेफिनेटली बड़ा चैलेंजिंग भी होता है। और जब आपको रिकग्निशन मिले इस लेवल के ऊपर तो आपको वैसे ही बहुत खुशी का एहसास होता है। समहाउ आपने बताया कि आपने एक्सपेरिमेंट तो किया, बट आपने अपने काम, ये जो बरगद का दरख्त आप जिसकी आप बात कर रही हैं, ये समहाउ आपकी आर्ट नहीं है, ये लाहौर की समहाउ एक आइडेंटिटी भी है, कल्चर भी है जिसको आपने रिप्रेजेंट किया। आपका बेसिकली इंटरेस्ट अपने, अगर आप पेंटिंग भी करी थी या मिनिएचर को भी करी थी, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहा है ईमान आपके काम का ज़्यादातर? तो हमेशा से ही मेरे काम का जो है वो नेचर से बहुत गहरा ताल्लुक था। एंड जो मैं पहले पेंटिंग्स भी बनाती थी वाटर कलर, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रीज, वाटर, एंड वो बहुत थोड़े फैंटेसी वाले लैंडस्केप्स होते थे, बट दे आर वेरी कनेक्टेड टू नेचर। एंड आई थिंक फॉर मी कि जब मैं अकेले नेचर में टाइम स्पेंड करती हूँ तो आई थिंक इट्स अ डिवाइन कनेक्शन फॉर मी। सो फॉर मी इट ऑलवेज हैड दोज लेयर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एंड देन तो जो लाहौर में कुछ साल पहले आई थी, एंड देन ये जो ट्री है इसमें कैसे आया कि मेरे घर के पास एक बैनियन ट्री के बारे में मैंने बहुत स्टोरी सुनी थी, और इस बार जब मैं आई तो मैं फाइनली वो देखने गई।
एंड टू माई सरप्राइज वो वाला एक स्पेसिफिक ट्री वॉज लाइक इन अ बिट ऑफ अ पुअर कंडीशन एंड उस पर बड़ी एडवर्टिजमेंट्स वगैरह लगी हुई थी, बट उसके नीचे स्टिल लाइक एनिमल्स वर स्लीपिंग अंडरनीथ इट, और उसका बहुत बड़ा शेड था, और आपको पता है लाहौर में गर्मी कितनी ज़्यादा होती है, तो लाइक लोग उसके नीचे अपनी शॉप्स रन कर रहे थे। तो जो एक जेनरोसिटी ऑफ मदर नेचर जो है ना, उस चीज़ ने मुझे बहुत लाइक इट रियली मूव्ड मी। तो जब मैं वापस कनाडा आई वैंकूवर आइलैंड पे, तो आई वुड सी कि यहाँ पर भी बहुत एफर्ट्स हो रही थी नेचर को प्रिजर्व करने की, और लोग उस बारे में बात कर रहे थे। तो जब मुझे पता चला कि बैनियन ट्री भी इन वन ऑफ दो स्पीशीज है जो कि लाइक आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो रही है, जितनी मतलब वो मदर ट्री कहलाते हैं, ट्री ऑफ लाइफ, तो हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि लाइक, तो मेरा ये जो काम है वो इस कॉन्सेप्ट पे है कि वी आर नॉट सेपरेट फ्रॉम नेचर बट वी आर अ पार्ट ऑफ नेचर। एंड इसका जो टाइटल है, देयर इज़ अ वॉइस दैट डजंट यूज वर्ड्स लिसन, ये एक्चुअली रूमी का एक कोट है। सो माई वर्क इज़ ऑल्सो डीपली कनेक्टेड टू रूमी एंड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बींग वन विद नेचर। तो या एंड इसमें बेसिकली ओवरऑल इस एनिमेशन में इट्स लाइक अ 6 मिनट वीडियो, बट इट्स इन स्क्रीन्स पे 3 मिनट के लिए चली थी, इट्स अ 3 मिनट प्रोग्राम। लेकिन इसमें आप एक ट्री देखेंगे जो कि लाइफलेस होता है, थोड़ी देर बाद उसमें वो पार्टिकल्स आते हैं ग्लोइंग, विच फॉर मी रिप्रेजेंट लाइफ। तो वो उसमें जब लाइक इट्स लाइक ब्रीदिंग लाइफ इनटू द ट्री, एंड थोड़े टाइम के लिए लाइक वो पूरा एनवायरनमेंट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, जैसे नेचर इज इन हार्मनी। एंड देन इवेंचुअली फिर वो रेड होता है और वो डिसअपियर होने लगता है। तो लाइक also giving the audience like awareness on के the very thing that sustains us is also slipping away. एंड देन आई विल ऑल्सो मेंशन कि इसका जो म्यूज़िक है वो मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड और बहुत अच्छा म्यूजिशियन है जो एनसीए से ही ग्रेजुएट हुए, मुजीब, और वो नॉर्थ पाकिस्तान में होता है, एंड ही प्लेड फ्लूट फॉर इट, और संतूर का जो इंस्ट्रूमेंट है, तो स्पेशली हमने इसके लिए म्यूज़िक क्रिएट किया था। लवली लवली, और ये देखने में इतना वाइब्रेंट और कलरफुल लग रहा है। ईमान, अब पहला रिएक्शन इमोशन क्या था? आई थिंक वो आप डिस्क्राइब उस टाइम अभी आप नहीं कर पाएंगी, बट आई रियली वांट टू नो कि जब ये काम डिस्प्ले हुआ इस प्रोग्राम में, हाउ वर यू फीलिंग अबाउट इट? एक्साइटमेंट थी, नर्वसनेस थी, क्या इमोशंस थे उस वक्त? आई थिंक मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी, एंड फर्स्ट टू ऐड टू दैट एंजाइटी कि मुझे लास्ट मोमेंट तक लाइक आई वाज गोइंग थ्रू लाइक वीज़ा का जो एक प्रॉपर प्रोसीजर एंड ऑल ऑफ दैट होता है, तो मैं पूरा एंड तक एंशियस थी कि इफ़ आई वुड बी एबल टू सी इट लाइव और नॉट। लेकिन आई एम सो ग्रेटफुल कि वो हुआ। एंड देन जब मैं वहाँ पहली रात को गई थी एंड इट वाज लाइक अराउंड -17, तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी। एंड देन आई रिमेंबर के लाइक मैं अपना पहली बार जब वो चला, एंड देन वहाँ पे लोग थे, तो एवरी वन टुक आउट देयर फोन्स एंड दे डिडंट नो कि द आर्टिस्ट इज ऑल्सो इन द ऑडियंस। तो मैं सब लोगों का रिएक्शन नोट कर रही थी, एंड आई रिमेंबर इट वाज सो कोल्ड दैट लाइक माय हैंड्स वर शेकिंग व्हाइल मेकिंग अ वीडियो, बट इट वाज लाइक द मोस्ट मैजिकल एक्सपीरियंस, बिकॉज लाइक मैंने कभी अपने काम को इतनी बड़ी स्क्रीन्स पे तो देखा भी नहीं था। इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग। एंड देन वी हैड अ प्रॉपर रिसेप्शन नाइट, बट उसके अलावा बाकी के सारे दिन लाइक आई वाज स्टेइंग एन आवर अवे, तो मैं हर रात को एक ट्रेन लेके वहाँ पे जाती थी, एंड देन बस मैं ऑडियंस में खड़े होके आई वुड जस्ट लुक एट एवरीवन्स रिएक्शन, और मैं सबका रिकॉर्ड करती थी, which was really nice, I think. And by the way, for everyone watching, you can still watch it live on YouTube every like midnight on like New York's time. So Oh, Earth wow. Cam एक website है, YouTube पे you can find it, and वहाँ पे it has different angles of Times Square की screens, तो मैं अभी भी देखती हूँ रात को। ओह वाओ, इंटरेस्टिंग। नहीं, आई एम श्योर कि आप एक्सपेक्ट जो नहीं कर रहे हो, और जब आपको वो चीज़ें मिल रही हो, तो आपकी एक्साइटमेंट, एंजाइटी, इट्स ऑल कम नेचुरली। अच्छा ईमान, मुझे ये भी बताएं, जाहिर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये अवेयरनेस थी कि आपने अपने काम को इस तरह से अप्लाई किया, एंड एक प्रोसेस के थ्रू यहाँ तक आए। बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत एक्सेप्शनल आर्टिस्ट हैं हमारे पास आप जैसे, लेकिन उनको ये डायरेक्शन या ये अवेयरनेस समहाउ नहीं होती कि कैसे वो अपने काम को इस तरह ग्लोबली लेकर जाएं, क्योंकि जब आपने ग्लोबली जाना है तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है। डू यू थिंक कि आपको भी इसमें प्रॉब्लम आई थी, और आपने इसको कैसे सॉर्ट आउट किया? या आई थिंक कि
आई थिंक इट डेफिनेटली आई नो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, एंड इवन लाइक एनसीए और सामने पंजाब यूनिवर्सिटी भी, तो मैंने बहुत ज़्यादा लोगों का काम देखा है विच इज़ लाइक सो अमेजिंग। तो आई थिंक कि कभी भी आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए, यू नेवर नो व्हेन यू कैन गेट एक्सेप्टेड। तो मुझे भी एक्चुअली इसको फर्स्ट टाइम अप्लाई करने से पहले आई वाज वेरी हेजिटेंट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई थिंक कि लाइक एवरीवन लाइक इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरीके का एग्जीबिशन ढूंढ रहे हैं। जो जैसे फॉर एग्जांपल दिस प्रोग्राम इट इज़ ओपन फॉर पब्लिक प्रपोजल्स, तो अगर आप अपने एक प्रोजेक्ट का उनकी वेबसाइट पे पूरी गाइडलाइंस हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं प्रपोजल। एंड देन इसके अलावा I think कि masters or getting a degree abroad is a very good way to also get funding, and then like to move to another part of the world and then make more connections over there. But I think it's not impossible. A lot of times जब आप पाकिस्तान में like कभी होते हैं एक इंस्टीट्यूशन में, तो बाकी की सारी दुनिया बहुत दूर लग रही होती है अपने से। मुझे ऐसा लगता था कि लाइक अ लॉट ऑफ द थिंग्स जो मैं करना चाहती हूँ, बट देन आई वुड सी कि अच्छा वो वहाँ पे हो रहा है, या वो यूएस में है या यूके में है, तो इट एवरीथिंग फेल्ट वेरी डिस्टेंट। बट आई थिंक कि अब तो ऑनलाइन और सारी इन अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से इट्स वेरी इजी कि आप अपने पोर्टफोलियोज और ये सारा कुछ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आई शुड डेफिनेटली डू सम रिसर्च एंड देन अप्लाई। लवली, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। जी कुछ कह रही हैं आप ईमान? या मुझे तो नहीं, आई वाज जस्ट गोना से कि मुझे आई थिंक कि मेरी इस जर्नी में मैं अगर कुछ लोगों को थैंक करना चाहूँगी, पहले तो लाइक मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर मसूद हमीद, वो भी आर्टिस्ट हैं एक्चुअली, वो एनसीए से ही ग्रेजुएट हुए थे, तो वो भी मेरे टीचर थे एक पॉइंट पे। एंड देन मेरी सुपरवाइज़र केली उनका नाम था, शी इज़ इन कैनेडा बट शी इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट, एंड उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया था इस सारे काम की तरफ जाने के लिए। So yeah, I think all of that like has a lot of all of this came together because of a lot of people's support. लवली, आई एम ग्लैड कि आपको अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिला और आपने उस सपोर्ट सिस्टम को एक बहुत अच्छे अंदाज के अंदर यूटिलाइज भी किया। थैंक यू वेरी मच ईमान, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अल्लाह करे आप इसी तरह से कामयाबियाँ समेटती रहें और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करती रहें। ईमान हमारे साथ मौजूद थी, आर्टिस्ट है, उनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। रमज़ान हम सब जानते आने वाला है, उसके साथ ही हमारी जो रूटीन है उसमें चेंजेस आते हैं। आपने रमज़ान के लिए अपनी बॉडी को कैसे तैयार करना है, बिकॉज हमारे खाने पीने के पैटर्न्स थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, हमारी नींद के पैटर्न्स डिफरेंट हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये तब्दीली जो है इतनी ईजी नहीं होती है। इस वक्त एमन फातिमा हमारे साथ मौजूद है, न्यूट्रिशनिस्ट है, उनको हम खुशामदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एमन, कैसी हैं आप? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। एमन थैंक यू वेरी मच कि आप आई। एमन रमज़ान के लिए कैसे तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर पर घरों में बैठी जो ख़वातीन हैं, जो काम पे जा रहे हैं लोग, उनके लिए बड़े पैटर्न्स डिफरेंट हो जाते हैं, चाहे वो नींद हो या खाने पीने के हों। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि अपार्ट फ्रॉम रमज़ान आपको अपनी ओवरऑल रूटीन ही ऐसी रखनी चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा स्विच ना करना पड़े। बट ऑब्वियसली रमज़ान में हमारा थोड़ा सा स्पिरिचुअल वैल्यूज़ भी होती हैं, तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि अभी भी आपकी जो रूटीन है, जिस तरह इशा का टाइम थोड़ा सा अर्ली है, तो उसके बाद आप टाइमली सो जाएं और फिर थोड़ा सा फजर से पहले उठ जाएं, और उसके बाद आप अपनी सारी हाइड्रेशन मेंटेन करें और प्री ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट मील लेके और न्यूट्रिएंट रिच डाइट लें, ताकि आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप रहे रमज़ान में। क्योंकि फिर आपने फास्टिंग में जाना है, और जो रमज़ान में प्रैक्टिस है पकौड़े, समोसे एंड फ्राइड आइटम्स, तो उसमें तो हमें ऐसा न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं रहे होते। तो बेहतर है कि आप अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग पहले ही एडजस्ट कर लें और थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स का इंटेक अच्छा रखें, और अपने स्लीप साइकिल को एटलीस्ट मेंटेन करें, ताकि आपको रूटीन फॉलो करने में इतना इशू ना आए बाद में। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स से भरपूर डाइट क्या होती है, और रमज़ान में कौन सी चीज़ें हमें डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए हमारे? अच्छा, न्यूट्रिएंट रिच डाइट में फिर वही बात है कि सारे आप हर फूड ग्रुप से इंटेक लें, और रमज़ान में डूज एंड डोंट मना करूँगी तो लोग माइंड करेंगे ऑब्वियसली, बट फ्राइड आइटम्स आई वुड सजेस्ट कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेक ना रखें। अगर आपको क्रेविंग्स होती है या आपका माइंडसेट ऐसा बना भी हुआ है, तो आप एयर फ्राइड की तरफ चले जाएं, एयर फ्राइड प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाएं, और कोशिश करें कि रेडी टू कुक नगेट्स और ये चीज़ों की जगह आप होममेड शामी कबाब और थोड़ी सी प्रोटीन रिच न्यूट्रिएंट्स ले लें,
जिस तरह स्टीम्ड विंग्स हो गए, बेक्ड फ़िश हो गई। अभी तो आजकल सीज़न है, जब तक आप फ़िश का इंटेक कर सकें रमज़ान में करें। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा शुगर बेस्ड ड्रिंक्स ना लें, क्योंकि एकदम जब आपकी शुगर स्पाइक में जाती है तो आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक, और अक्सर आपने देखा इफ्तारी के बाद एकदम बिल्कुल ड्राउजी फील होना शुरू हो जाता है जब तक चाय का इंटेक या कैफ़ीन इंटेक ना हो। तो उसमें यही है कि बहुत ज़्यादा डायरेक्टली आप मीठे से रोज़ा इफ्तार ना करें, सिंपल एक खजूर से रोज़ा इफ्तार करें, थोड़ा सा पानी का इंटेक लें, एक छोटा सा मील का पोर्शन लें, और उसके बाद अपना एज इट इज़ जिस तरह आपकी रूटीन में आप डिनर लेते हैं उसी तरह आप डिनर कंज्यूम करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी आपने जो बात भी की, ज़ाहिर है हमें सिर्फ एक ये चीज़ नहीं होती कि आपने अपना अफ्तारी कर ली, अपनी सहरी कर ली, आपको न्यूट्रिएंट्स पूरे करने, जैसे आप खुद भी मेंशन कर रही हो, लेकिन हमारा जो स्लीप साइकिल होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है, वो ओवरऑल आपकी खाने पीने की रूटीन पे भी असरअंदाज होता है। सो व्हाट डू यू रिकमेंड कि हमें किस तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है कि आपकी एक्सरसाइज भी मैनेज हो, बिकॉज बहुत सारे लोग रमज़ान में स्किप कर देते हैं एक्सरसाइज को। अच्छा, इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर तो आप एक अच्छा न्यूट्रिएंट रिच सहरी कर रहे हैं तो आप सहरी के बाद भी 10 से 20 मिनट आप माइनर सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इसी तरह इफ्तार के बाद थोड़ी सी वॉक कर लें, तो उससे ये होगा कि आप बहुत ज़्यादा ब्लॉटेड और हैवी फील भी नहीं करेंगे। और उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ के आप डिनर करें, डिनर के 10-15 मिनट 20 मिनट बाद थोड़ी सी वॉक वगैरह करके आप आराम से रेस्ट करें, और फिर फजर से पहले जो जिस तरह आपका सहरी का टाइम है उससे थोड़ा अर्ली उठ के आप थोड़ी सी न्यूट्रिएंट डेंस डाइट लें। सिंपल सहरी की अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं तो आप योगर्ट ले सकते हैं, चपाती ले सकते हैं, साथ एग का इंटेक कर सकते हैं, और उसके साथ कुछ हैंडफुल नट्स का कंजम्पशन आप करें, तो दैट विल बी इनफ कि आपको फाइबर भी मिल रहा है और अपना हाइड्रेशन का इंटेक अच्छा रखें, पानी का इंटेक अच्छा। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये इशू होता है कि शुरू में रमज़ान में एनर्जीज आपकी बेहतर होती हैं, बिल्कुल जैसे जैसे रोज़े गुजरे होते हैं आखिरी इवन अशरे में बहुत सारे लोगों की एनर्जी उस तरीके की नहीं रहती है। वेट लॉस का भी एक अच्छा मौका होता है, बट एट द सेम टाइम वेट लॉस के साथ जो एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही होती है उसको मेंटेन रखना कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे किया जाए? अच्छा, इसमें वही बात है कि क्योंकि स्टार्टिंग में हमारी फिर भी ईटिंग प्रैक्टिसेस इतनी डिस्टर्ब नहीं होती जितनी रमज़ान में होती हैं। रमज़ान में क्या हो रहा होता है, इफ्तार में पकौड़े चल रहे हैं, समोसे चल रहे हैं, शरबत और मीठे मशरूबात चल रहे हैं, तो वो जब आप कॉन्टीन्यूसली 15 to 20 डेज़ कोई न्यूट्रिएंट वाली अच्छी चीज़ नहीं ले रहे और आप यही फ्राइड आइटम्स और सिर्फ मीठे का इंटेक कर रहे हैं, तो बॉडी के जो रिजर्व्स हैं न्यूट्रिएंट के वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं और आप लेथार्जिक और वीक फील करना शुरू हो जाते हो। इंस्टेड अगर आप एक हेल्दी डाइट लो, सिंपल आप डिनर ही एज इट इज़ लो और एक छोटा सा मील ले लो, जिस तरह फ्रूट्स की कोई सर्विंग ले लो इफ्तारी में, या कोई चिक पीस सैलड ले लो, रेड बीन सैलड ले लो, तो आपकी एनर्जी लेवल भी एंड तक मेंटेन रहेगी, आप हैवी भी फील नहीं करोगे और वेट लॉस भी बड़ा आसानी से कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच एमन, बहुत शुक्रिया। एमन फातिमा हमारे साथ मौजूद थी। रमज़ान में आपने अपनी बॉडी को कैसे प्रिपेयर करना है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ख्याल रखना है ताकि आपकी लाइफ और आपकी जो लाइफस्टाइल है और आपकी एनर्जीज है वो सही रहे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन हम आपको जाते जाते लाहौर में जो गुजरा हुआ वीकेंड है वो इल्म, अदब और सकाफ़त के नाम रहा। शहर लाहौर में जी फेस्टिवल की रौनकें अरूज पर थीं, जहाँ पे शायरी हो, मुकालमे हो, मौसीकी हो, किताबों की नुमाइश हो और फ़िक्री नशिस्तें हैं, उन्होंने लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे किए रखा। अदबी ज़ौक़ रखने वालों के लिए ये मेला किसी त्यौहार से कम नहीं था। और फेस्टिवल में क्या कुछ हुआ, किन सरगर्मियों ने सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल की, इस हवाले से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैदर खरल हमें बता रहे हैं। मैं आपसे मिलूंगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपका मेज़बान हैदर खरल। नाजरीन, फैज़ फेस्टिवल का आगाज़ हो चुका है और फैज़ अहमद साहब की जो शायरी है उस हवाले से इधर फेस्टिवल में बात की जा रही हैं। जो किताबें हैं उनकी वो रखी गई हैं। सभी जानते हैं कि फैज़ साहब एक इनकलाबी शायर हैं और लोगों का ये मानना है कि आजकल के दौर में भी उनकी जो शायरी है वो अपना एक अलग से ही इम्पेक्ट रखती है। लोगों से जानते हैं कि फैज़ साहब की जो शायरी है उस हवाले से वो क्या कहते हैं।
फैज़ फेस्टिवल के रंग आपको देखने को मिल रहे हैं और किताबों के स्टॉल्स हैं वो भी लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी तादाद में जो किताबें हैं वो इधर देखने को मिल रही है, जिसमें खुदा की बस्ती है, जंगल है और दीगर जो बुक्स हैं वो भी अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो ये स्टॉल आपने लगाया है? जी जी जी। कौन कौन सी किताबें? ये जनाब जनरल बुक्स हैं, हिस्ट्री पे है, शायरी है। फिर असल में फैज़ अहमद फैज़ फेस्टिवल है तो हर साल हमारा बुक होम का लाहौर का स्टॉल लगता है, क्योंकि फैज़ साहब एक इनकलाबी शायर थे, आवाम की बात करते थे, मज़दूरों की बात करते थे। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि उनके जो फेस्टिवल है उस पर किताबें, जो प्रोग्रेसिव किताबें हैं, जो रोशनी देने वाली हैं, दिमागों को रोशन करने वाली किताबें हैं, वो हम इधर लेके आए। फैज़ साहब की कितनी किताबें हैं आपके पास? फैज़ साहब के नुस्खे वफ़ा उनकी किताब थी, वो इधर अभी सेल हो गई हमारे पास। सारी? तो हाँ जी, इधर पड़ी हुई थी। कितनी लेके आए? यही क्योंकि वो पब्लिकेशन किसी और अदारे की है, मगर हम रखते ज़रूर हैं क्योंकि फैज़ साहब हमारे लीडर हैं, हमारे बहुत बड़े इनकलाबी शायर हैं जिनको हम मानते हैं, लीडर मानते हैं। तो उन्होंने बड़ा काम किया है मज़दूरों के हवाले से, आम आवाम के हवाले से उन्होंने जो लिखा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपना कोई जो फैज़ साहब को नहीं जानता हो इस माशरे के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सब फैज़ अहमद फैज़ को जानते हैं। तो ये जिस तरह फैज़ साहब का फेस्टिवल हो रहा है तो हमें चाहिए कि एक हमारे हबीब जालिब साहब भी शायर हैं, वो भी प्रोग्रेसिव शायर हैं, मज़दूरों की बात करते हैं, आम लोगों की बात करते हैं, उनका भी इसी तरह होना चाहिए, फेस्टिवल होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये फैज़ फेस्टिवल के जो रंग हैं आपके सामने हैं। लोग बड़ी तादाद में इधर मौजूद हैं और फैज़ फेस्टिवल में जो चीज़ें हैं उसको ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं। तो और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, किस तरह की जो फैज़ साहब की शायरी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, आज आप फैज़ फेस्टिवल में आए हुए हैं, क्या जज्बात हैं? मुझे लगता है कि लाहौर एक इंतहाई खूबसूरत शहर है और आजकल जिस तरह मौसम बहार है, शायरी है, बसंत है, एक मौसम का मिजाज बदल रहा है, उसके साथ साथ फैज़ फेस्टिवल ने, फैज़ मेला ने एक और ख़ूबसूरती इसके अंदर भर दी है। और जितनी हम किताबों से जितना दूर होते जा रहे हैं, मैं समझती हूँ कि फ़ैज़ मेले की वजह से हमारी यंग जनरेशन को, हमारे बच्चे बच्चियों को दोबारा मौका मिलता है कि वो बुक रीडिंग की तरफ, वो किताबों की तरफ वापस लौट कर आ सकें। फैज़ साहब की कौन सी शायरी आपको पसंद? फैज़ साहब की सारी शायरी मुझे बहुत पसंद है और उनकी शायरी में एक बहुत खूबसूरत चीज़ है कि उसमें होप भी होती है और उसके साथ साथ उसी वक्त उसमें एक दर्द भी होता है। सो दिस इज़ सम काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशनरी फीलिंग एंड यू फील लाइक, जैसे हम देखेंगे और इस टाइप की जो उनकी पोइट्री है, दिस इज़ समथिंग वेरी मच रिलेटेबल विद द करंट सर्कमस्टांसेस एज वेल। कोई ऐसा शेर आपको याद है फैज़ साहब? उनकी ये है कि लाजिम है कि हम भी देखेंगे, ये वाली नज़म मुझे उनकी बहुत पसंद है। और इस तरह की उनकी बहुत सी खूबसूरत है। अब एग्जैक्टली तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन यह है कि मुझे पसंद उनकी चीज़ें, और उसमें जो मैं आपसे वही बार बार कह रही हूँ कि होप, रेवोल्यूशन और दर्द, सब की चीज़ें मिक्स होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप फैज़ फेस्टिवल में मौजूद हैं, तो आपको क्या लगता है फैज़ साहब की जो शायरी है वो क्या पैगाम देती है? जी, अभी कुछ देर पहले नईम बुखारी साहब ये कह रहे थे कि फैज़ कुछ जनरेशन्स की बात हो रही थी और वो ये बात कर रहे थे कि फ़ैज़ की जो शायरी है वो जब लिखी गई तब भी रेलेवेंट थी और अभी रेलेवेंट है। तो क्या वक्त नहीं बदले, क्या हुआ कि वो रेलेवेंस रही? बात ये है कि मेरा ताल्लुक़ आर्ट और डिज़ाइन से है और अगर बात सही तरीके से की जाए और कुछ बातें होती हैं जो ताउम्र रहती हैं, जिसको एटर्नल कहते हैं, इसी तरह अच्छी आर्ट, अच्छी शायरी, अच्छा म्यूज़िक ताउम्र रहता है। सो फैज़ बहुत रेलेवेंट है आज भी और लोग समझते हैं, लोग पढ़ते हैं, अपने अपने तौर पे, अपने अपने समझ के हिसाब से उसको अंडरस्टैंड करते हैं। आपको कोई शेर वगैरह याद है फैज़ साहब? तो ये मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ जिस तरीके अपने अंदाज़े बयान में, लेकिन
कुछ इश्क किया कुछ प्यार किया का जो उनका पूरा नज़म है वो मेरी पसंदीदा है, लेकिन आई डोंट थिंक मैं उसको बताना चाहूँगी। थैंक यू। वालेकुम सलाम। अच्छा, फैज़ साहब की शायरी के हवाले से आपने उनके जो किताबें हैं, जो उनकी शायरी है, वो पढ़ी? जी जी बिल्कुल पढ़ी हुई है, तभी यहाँ पे हैं, पढ़ी हुई है। कैसी है? फैज़ साहब की शायरी अगर इस तरह उसको बंदा मतलब एक ऐसा दरिया नहीं हो सकती। हाँ, एक ऐसा दरिया है जिसको कूजे में बंद नहीं किया जा सकता, बट देर आर सो मैनी थीम्स इन इट। और मेरे लिए तो सबसे अपीलिंग जो थीम है उनका वो है रेवोल्यूशन। और जैसे वो क्लास वार की बात करते हैं, समाज में मौजूद जो ऊंच नीच की बात करते हैं, और आप उनकी सारी शायरी को अगर देख लें तो वो इसी एक डोमिनेट थीम जो है वो उसमें यही आता है कि इंसान को हमेशा जो है वो स्ट्रगल करनी चाहिए, मज़ामत करनी चाहिए, और जहाँ पे भी कुछ बुरा हो रहा है उसके ख़िलाफ़ डट के खड़ा होना चाहिए। इनकलाबी शायर? जी बिल्कुल इनकलाबी शायर थे। कोई उनका शेर आता है? जी बिल्कुल आता है। एक शेर है उनका जो मैं सुनाना चाहूँगा। फैज़ साहब कहते हैं कि जिस धज से कोई मख्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। उनका ही है? जी जी उनका ही है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताएंगे, आप भी फेस्टिवल में आए हुए हैं, मुझे ये बताएं कि कैसी शायरी है? जी, फैज़ साहब का काम आप सब लोग बड़ी अच्छी तरह उनसे आगाह हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई भी जो अदब की दुनिया से थोड़ा बहुत भी जिसका कोई ताल्लुक़ है वो फैज़ साहब का जो मैसेज है उससे आगाह ना हो, या उनका जो काम है उसके मुतालिक उसको पता ना हो। मुआशरे की जो इनइक्वालिटीज़ हैं या जो मुसावात पे उन्होंने काम किया है, जो दर्स दिया है, और जितना जामे पैगाम और जितना खुल के इसके ऊपर जो है वो वक्त के जो हुक्मरान हैं उनकी सख्तियाँ बर्दाश्त की, जो उन पे वो तनकीद हुई सारी चीज़ें, तो उसके बावजूद वो उसके ऊपर डटे रहे। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा उन्होंने अपना एक हिस्सा जो है वो दिया है इस मुआशरे के लिए, और हमें फैज़ साहब का जो पैगाम है उसके मुताबिक जो है वो अगर हम करें तो मेरा ख्याल है बहुत सारी जो मुआशरे के मसाइल हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, वो हल हो सकते हैं। वालेकुम। अच्छा, फैज़ साहब के हवाले से बताइएगा कि आपको उनकी शायरी कैसी लगती है? हम तो यानी बचपन से उनको सबसे पहले जो एक्सपोजर हुआ था वो उनकी गज़लों से, जो फ़िल्मी गज़लें थी उनसे हुआ था, और उसका उनको पढ़ने का शऊर तो बाद में आया। वो हर वक्त के शायर थे। दिस इज़ अ ग्रेट थिंग अबाउट हिम कि उनको यानी वो आप नहीं कह सकते कि वे ख़ास वक्त के थे, क्योंकि उनकी जो शायरी है वो हर वक्त पर फिट होती है। अभी भी आपको लगता है ये जो दौर चल रहा है उनकी शायरी इस दौर में भी फिट है? बिल्कुल है, इस दौर में तो सबसे ज़्यादा फिट है, क्योंकि उनके दौर में भी काफ़ी सप्रेशन थी। आजकल जमहूरियत है और बज़ाहिर लगता है कि बहुत आज़ादी है, मगर लेकिन इनकलाब की ज़रूरत है। इनकलाब उस तरीके से अब लोग नहीं करते जिस तरह के फैज़ की जनरेशन के लोग जो थे और उनके जितने भी कंटेम्प्रेरीज थे जो शायर थे वो दे वर ऑल रेवोल्यूशनरीज। उनकी शायरी में भी एक सोशलिस्ट थॉट थी जो अब नहीं मिलती है। आजकल के दौर में आपको लगता है कि इतना बड़ा नाम पैदा हो सकता है शायरी में? मुश्किल है, मुश्किल है, क्योंकि आजकल के दौर में इतने दे नो ग्रेट मैन, यानी वो जो अजीम हस्तियां थी वो अब उस तरह की नहीं है जो बहुत ज़्यादा उभर के सामने आती थी। अब हर वक्त की और बात होती है, हर वक्त की अपनी पहचान होती है, मगर ये जो हैं ये इसलिए ज़्यादा मकबूल हैं क्योंकि ये इनकी जो शायरी है वो आप किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं। इनकलाबी भी है, रोमानवी भी है, फ़िलोसॉफ़िकल भी है, सिर्फ इनकलाबी तो नहीं है ना।
पंजाबी के मशहूर शायर बाबा नजमी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शायर तो आप पंजाबी के हैं, लेकिन फैज़ साहब की शायरी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? असल बात ये है कि जो हमारी फैज़ साहब की शायरी है, जो उस तरक्की पसंद सोच के हवाले से शायरी, उसका तो एक अपनी मिसाल आप हैं। फैज़ साहब की शायरी का जो मसला है, बहरहाल ये जो फेस्टिवल हो रहा है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि एक हर साल एक 2-4 रोज़ के लिए जश्न सा का समा होता है। लोग आते हैं, लोग इतने फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं कि उनको तफरीह चाहिए, लिहाजा इस तरह के जो फंक्शन है वो होने चाहिए। इस ज़बान में भी हों, उर्दू में भी हों, पंजाबी में भी होने चाहिए, और क्या चाहिए। तो आप खुद भी शायरी करते हैं, तो आपको फैज़ साहब का कौन सा शेर सबसे ज़्यादा पसंद है? बहरहाल शेर तो बहुत से हैं, लेकिन अब मैं वो आपके सामने लिखा है, ज़ब्त का अहद भी है, शौक़ का पैमा भी है, अहद व पैमा से गुजर जाने को जी चाहता है। मैं सामने से पढ़ के आपको सुना दें। आप भी बहुत बड़े शायर हैं पंजाबी के, और हम आपसे भी आपकी पसंद का कोई शेर सुनना चाहेंगे। हाँ यार, मैं आपको ए धरती जे रब दी हुंदी, कसमें रब दी सब दी हुंदी। छोटा सा शेर है, ए धरती जे रब दी हुंदी, कसमें रब दी सब दी हुंदी। शेरे उगन वाले बेहिमते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकदरां दा, उगन वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा, ते मंजिल दे मत्थे दे उत्ते तख्ती लगदी उन्हां दी, जेड़े घरों बना के टुरदे नक्शा अपने सफरां दा। वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि फैज़ साहब की जो शायरी है वो अपनी मिसाल आप हैं, और जिस तरह से वो एक इनकलाबी शायरी करते हैं और वो हर दौर में फ़िट होती है। अपने मेज़बान हैदर खरर को इजाज़त दे, रब रख।